स्वागत है। और आज की जो डेमो क्लास है वो है, उसका टॉपिक है फायर साइंस यानी आग का विज्ञान। सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं। जब भी कोई फायर फाइटर बनता है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, वो सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। आग कितने प्रकार की होती है, कैसे बुझाएंगे, कैसे लगती है, कैसे फैलती है, वही हम टॉपिक आज आपके सामने बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो टॉपिक है आप सभी के सामने, ये जो टॉपिक है वो है फायर साइंस। और फायर साइंस में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, फायर साइंस मतलब आग का विज्ञान। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे भूमिका, यानी फायर साइंस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, एक फायर फाइटर को आग के विज्ञान की समझ होना क्यों जरूरी है, वो हम इस भूमिका के लिए आज बात करेंगे। जिसमें यह जरूरी है कि एक जो फायर फाइटर होता है वह आग विभिन्न प्रकार की आगों का सामना करता है, जिसमें उसे पता होना चाहिए सामने वाला जलने वाला जो पदार्थ है उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण क्या है, वो जलने के बाद कैसी धुआं छोड़ेगा, कैसा गैस छोड़ेगा, उससे क्या अपशिष्ट पदार्थ निकलने वाले हैं, वो विस्फोट करेगा या नहीं, वो क्या करेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यह जानना अति आवश्यक होता है। इसलिए हर एक फायरमैन के लिए आग का विज्ञान जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज फायर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हर एक वैकेंसी विभिन्न प्रकार की या विभिन्न राज्यों में आने वाली वैकेंसी में पूछा जाने वाला व्हाट इज फायर यानी आग क्या है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि आग भी अलग अलग प्रकार से होती है, इसका मीनिंग अलग अलग प्रकार से निकलता है। एक आता है हमारी स्मॉल फायर, एक आती है हमारी कैपिटल फायर। आपने देखा होगा यह भी आपको लिखा हुआ मिलता है और यह भी आपको लिखा हुआ मिलता है। यहां पे हमें कंफ्यूजन होता है कि यहां पे कौन सा शब्द किस समय यूज करना चाहिए, किस शब्द को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें और किस शब्द को नहीं दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फायर है यानी स्मॉल फायर जो है, यह आग लगने को दर्शाता है, यानी आपकी जो फ्लेम जो निकलती है, यानी जो आपकी आग लगती है उसको लगने को दर्शाता है। और जो कैपिटल फायर है यह आपकी आग बुझाने को दर्शाता है, यानी ये हमारी आग को बुझाने, जैसे कि आपने देखा होगा फायर की गाड़ियों पर कैपिटल फायर लिखा हुआ होता है, यानी वो आग बुझाने वाला यंत्र है, यानी वो आग बुझाने वाली गाड़ी है। यह मेजॉरिटी है, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि कैपिटल फायर और स्मॉल फायर में क्या अंतर होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसकी बात करते हैं कि हमारा जो कैपिटल फायर है इसको हम कैसे आग बुझाने के लिए वर्ड को काम में लेते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है FIRE है, चार छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले फायर एफ का मतलब होता है फाइंड, उसके बाद आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, उसके बाद आर का मतलब होता है रेस्क्यू और ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। यानी सबसे पहले जैसे कि आपकी कोई भी लोकल फायर ब्रिगेड है या कोई भी आपकी फायर ब्रिगेड है, वहां से हमें किसी भी माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से हमारा जो हेल्पलाइन नंबर होता है 101, उसके माध्यम से ग्रामीणों द्वारा शहरी क्षेत्रों में और हमारी लोकल पुलिस के द्वारा हमें क्या मिलती है, सूचना मिलती है। यानी पहला जो हमारा पार्ट है वो आता है सूचना प्राप्त करना, यानी सबसे पहले हमें क्या मिलती है, सूचना मिलती है कि इस फला क्षेत्र में हमें आग पाई गई है, यानी वहां पे आग लगी है। तो हमारा जो फर्स्ट फेज होता है वो यहां से क्लियर होता है कि सूचना प्राप्त करना। उसके बाद आता है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है हमारा कार्यविधि या कार्य प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपको सूचना प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होते ही हम वहां से क्या करते हैं, हमारी योजनाएं बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम ड्रेसेस पहनते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, कौन सा फायरमैन किस अवस्था में होगा, क्या काम करेगा, ये हमारी सारी कार्यविधि या कार्य प्रणाली में आते हैं। और कैसे हम उस आग को बुझाएंगे, और आग बुझाने तक की जो भी कार्य प्रक्रिया होती है वो हमारी होती है रेस्क्यू, जहां पे आमजन को बचाना, जहां पे धन की हानि होने से बचाना, बहुत सारे काम हमारे वहां पे होते हैं। और लास्ट में एक्सटिंग्विशिंग का मतलब, यानी एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, यानी हमारा जो कैपिटल फायर है यह आग लगने को दर्शाता है। और ये टोटल
3 फेज में संभव होता है, यानी 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन में बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन बनती है सूचना प्राप्त कर सोची समझी सुनिश्चित सुनियोजित कार्य प्रणाली कार्य विधि द्वारा आग को बुझाना ही कैपिटल फायर कहलाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी जगह पे इस कैपिटल फायर का मतलब नहीं बताया जाता है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसका जो फुल फॉर्म मान सकते हो आप वो बताया जाता है, लेकिन इसको डेफिनेशन के रूप में नहीं बताया जाता है कि सूचना प्राप्त कर एक सोची समझी सुनिश्चित, सुनिश्चित मतलब क्या होता है कि पहले से निश्चित होगी, पहले से निश्चित मतलब जैसे आपको कॉल आया कि आपकी कोई ऑयल फायर है यानी डीजल पेट्रोल की फायर है, तो सुनिश्चित होती है कि ऑयल फायर पे हम फोम यूज करेंगे, तो वो एक सुनिश्चित कार्य विधि होती है। सुनियोजित मतलब पहले से योजना बनाई जाती है, जैसे ही फायरमैन को या फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को कॉल आता है वहां पे सभी फायरमैन मिलकर एक योजना बनाते हैं कि इस आग को या इस रेस्क्यू कार्य को कैसे पूर्ण किया जाएगा, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद ये पूरा फेज कंप्लीट होता है, यानी सूचना प्राप्त कर एक सोची समझी सुनिश्चित कार्य प्रणाली या कार्य विधि द्वारा आग को बुझाना ही कैपिटल फायर कहलाता है। अब उसके बाद में हम चर्चा करते हैं व्हाट इज फायर, जो मुख्यतः सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी आग क्या है। तो सभी को जैसे पता है कि आग मोस्टली जगह पे बोला जाता है आग एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है यानी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजों की गैसों की खपत होती है, कई बार निकलती हैं बहुत सारे कार्बन के कण, यानी इसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जब जाके हमारी आग लगती है और उसके बाद उत्पाद भी मिलते हैं जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फायर जो है यह एक त्वरित प्रक्रिया है। मतलब त्वरित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि ये तेजी से जलती है, जैसे हमने कैसे भी किसी भी ईंधन को आग लगाया तो कुछ समय में ही हमारी आग अच्छी तरीके से लग जाती है, मतलब ये त्वरित प्रक्रिया तेजी से चलने वाली अभिक्रिया है, प्रक्रिया है। उसके बाद बात करें कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि यहां पे ऑक्सीजन की खपत हो रही है, ऑक्सीजन को आग जलने में सहायक होती है, जहां पे ऑक्सीजन को खपत हो ही जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी ये कहलाती है। उसके अलावा यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जब आग निकलती है तो हमें ताप जैसा महसूस होता है, यानी हमें ऊर्जा महसूस होती है, उसका मतलब होता है कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसलिए कह सकते हैं कि आग जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन केमिकल में भी अगर बात करें हम तो यह ऑक्सीकारक है और यह हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन की तो खपत होती है और बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। उसके बाद बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण या रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद आती है कि यह जो आग है इसकी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसे इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसी प्रकार आग की भी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें आता है हमारा सबसे पहला नंबर पे फ्यूल, जो आग का मुख्य भोजन होता है। उसके बाद आता है O2 मतलब ऑक्सीजन, जो इसका श्वसन होता है, और उसके बाद आता है हीट मतलब ताप। ये जब तीनों चीजें मिलती हैं, कब, एक निश्चित अनुपात में मिलती हैं, तब हमारी आग का निर्माण होता है, यानी हमारी आग जलने लगती है। तो इसी प्रकार से हम समझेंगे कि आग क्या है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, जिनका नाम है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट यानी ताप। जब ये तीनों चीजें आपस में एक निश्चित अनुपात में, ध्यान रहे आप कभी भी समान न बोले, ध्यान रहे आप कभी भी बराबर ना बोले, क्योंकि जब यदि आपने समान बोला तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 केजी लकड़ी अगर हमें जलाएंगे तो यहाँ पे 1 केजी तो हमें क्या चाहिए, हीट, और 1 केजी हमें ऑक्सीजन चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो कभी भी हमारी आग नहीं लगेगी। तो इसलिए याद रखें कि इसको सिर्फ बोलना है कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन ये जब निश्चित अनुपात में मिलेंगी तभी हमारी आग का
निर्माण होगा। यहां से बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कई बच्चे निश्चित तापमान को या निश्चित अनुपात को समान या बराबर बोल देते हैं। जैसे ही आपने समान बराबर बोला, आपकी इक्वेशन वहां पे, आपकी डेफिनेशन वहां पे खत्म। यहां पे बोलना है आपको तीनों चीजें जब एक निश्चित अनुपात में मिलती हैं तब हमारी आग का निर्माण होता है। अब बात आती है कि इसकी आपको मोस्टली जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि आग की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ध्यान रखिए, एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो आग की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? हमारा ईंधन फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, और ये जब तीनों एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो हमारी आग का निर्माण होता है। और आप सभी को पता है जब आग लगेगी तो इसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, कुछ ना कुछ उत्पाद देती हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देती हैं। तो उसमें प्रोडक्ट में हमें क्या आएगा? हमारी फ्लेम मिलेगी, हमें लाइट मिलेगी, हमें ऊष्मा मिलेगी, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मिलेगी, हमें राख मिलेगी, और हमें कुछ प्रकार की अन्य गैसें मिलेंगी और कुछ अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको अगर पूछा जाए कि आग की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो आप लिखेंगे फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, और जब ये निश्चित अनुपात में मिलती हैं तो हमारी आग का निर्माण होता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चीजें पूछ के एक खाली दे दी जाएगी, वो पूछी जाएगी, तीनों चीजें देके आग की निश्चित अनुपात पूछा जाए। कुछ भी कैसे भी करके, रिवर्स टाइप से कैसे भी करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इज दैट क्लियर कि आग जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है जो जिसके तीन चीज मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन या हीट, या बोल सकते हैं ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती हैं। जब ये निश्चित अनुपात में मिल जाती है तो हमारी आग का निर्माण होता है, जो फलस्वरूप हमें फ्लेम यानी लपटे, लाइट यानी प्रकाश, ऊष्मा यानी हीट, हमें जो ताप महसूस होता है वो राख देती है, विभिन्न प्रकार की गैसें देती है, और कुछ प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी हमें देती हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको सेव करके रख सकते हैं कि यह कितना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा यह अति महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया की बात करी, तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि आगे एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है कि एक से अधिक पदार्थ जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वह अपने पुराने गुणधर्म को छोड़कर नए गुणधर्म अपना लेता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जब ये आपस में मिलती हैं तो 2H2 यानी भारी जल का निर्माण करते हैं। यह होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूल मिला, ऑक्सीजन मिला और हीट मिला, और जब निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो आग बनके यहाँ पे फ्लेम, लाइट, और यानी अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं जिनके पुराने गुणधर्म कुछ अलग थे और नए गुणधर्म कुछ अलग है। इसलिए कहा जाता है आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जीरो से इसलिए पढ़ा रहा हूं, डेप्थ में जा रहा हूं, गहराई में इसलिए जा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और इसको अच्छे से आने वाली वैकेंसी में इसके सारे क्वेश्चन कर सकें। तो उसके बाद में चलते हैं आग का त्रिभुज यानी ट्राइएंगल ऑफ फायर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी आग लगना और आग बुझना दोनों इसी पे डिपेंड करते हैं, लगना और बुझना। अब वो कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। जिस प्रकार आप सभी को पता है त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजा होंगी, ठीक है, तो ये बना हमारा त्रिभुज। अब इसमें बात करते हैं कि जिस प्रकार इसके दोनों हैं, आप पक्ष भी जानिए और आप इसका विपक्ष भी जानिए, कि जिस प्रकार त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है उसी प्रकार हमारी आग भी 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। और इसकी 3 भुजा कौन सी हैं? 3 मूलभूत आवश्यकता है। कौन कौन सी हैं? फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। यानी त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब आग में ये तीनों फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों जब निश्चित अनुपात में मिलती हैं तो आग का निर्माण हो जाता है। ये अति महत्वपूर्ण है, त्रिभुज से एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि फ्यूल और ऑक्सीजन, ये हीट जो है, ये आग के त्रिभुज की तीनों मेन भुजाएं हैं। यहां पे जब ये निश्चित अनुपात में जब मिल जाएंगे तो हमारे यहां पे क्या होगा? आग का निर्माण होगा, अर्थात हमारी आग लग जाएगी। आया समझ में?
यह आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम इसको आग लगाते हैं। अब ये हमारी बात थी, ये हमारा था पक्ष। अब बात करते हैं विपक्ष की, यानी इसके दूसरी साइड में क्या होता है कि जिस प्रकार त्रिभुज की 3 भुजाओं में से एक भुजा हटाने पर त्रिभुज नहीं रहता है, उसी प्रकार आग की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से कोई भी एक आवश्यकता जब हम हटा देंगे तो हमारी आग लगना बंद हो जाएगी, अर्थात हमारी आग बुझ जाएगी। जिस प्रकार ये आप देख सकते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, हमारी जैसे एक भुजा, ये वाली भुजा जो थी ये कटी तो ये क्या हुआ, त्रिभुज नहीं रहता है, यानी इसकी जैसे 2 भुजाएं आएंगी तो इसको हम त्रिभुज नहीं कहते। उसी प्रकार यदि यहां से फ्यूल हटा तो यहां पे हमारी आग लगना भी बंद हो जाएगी। यानी जिस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजा मिलने से त्रिभुज का निर्माण होता है, उसी प्रकार आग की 3 मूलभूत आवश्यकताओं का निश्चित अनुपात में मिलते ही आग का निर्माण हो जाता है। विपक्ष जो है इसका कि जिस प्रकार त्रिभुज में से एक भुजा हटाने पर त्रिभुज नहीं रहता, उसी प्रकार आग की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से कोई भी एक आवश्यकता हटाने पर आग का निर्माण नहीं हो सकता, अर्थात हमारी आग बुझ जाएगी। ये होता है हमारा ट्राइंगल ऑफ फायर। बहुत ज्यादा दृष्टि से बहुत अच्छा है, जिसका आग लगना और आग बुझना दोनों इसी पे डिपेंड करते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए कि आग का चतुर्भुज सिद्धांत। चतुर्भुज सिद्धांत इसको बोला जाता है फायर टेट्राहेड्रन थ्योरी। देखिए हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन बार बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। 0 से लिया गया है ताकि आपको बेसिक से उठाकर आपको अपर तक पहुंचाया जाए, इसलिए वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आज का ये डेमो वीडियो है, किसी भी प्रकार की कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है ये डेमो वीडियो के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। जैसे ही आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब आपको नोट्स के रूप में और अच्छे से आपको लिखाया जाएगा। तो बात करते हैं फायर टेट्राहेड्रन। जैसे कि हमने बात की थी, त्रिभुज का मतलब 3 भुजा, उसी प्रकार चतुर्भुज का मतलब क्या होगा, 4 भुजा, यानी जिसकी 4 भुजा होती हैं वो चतुर्भुज कहलाता है। अब बात करते हैं कि चतुर्भुज सिद्धांत क्यों लाया गया। चतुर्भुज सिद्धांत क्यों लाया गया, तो जैसे कि आपको पता है ये कोई लकड़ी है, इसके एक कण को जलाने के लिए जो आवश्यक चीजें होती है वो होती है हमारी फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, और साथ में निश्चित अनुपात। जैसे ही अनुपात मिला हमारी यहां पे आग लगना स्टार्ट हो गई। लेकिन इस पूरी लकड़ी को लास्ट तक, अंतिम तक जलाए रखने के लिए एक चौथी चीज की आवश्यकता होती है, वही कहलाती है हमारा चतुर्भुज सिद्धांत। आपने कई बार देखा होगा माचिस की तीली हम जलाते हैं तो तुरंत जलते ही बुझ जाती है, या और किसी भी प्रकार की आग होती है जो क्षण भर के लिए जलती है लेकिन तुरंत बुझ जाती है। वो किस वजह से बुझती है, वो इस चतुर्भुज सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी आग को लगातार जलाए रखने के लिए 2-3 चीजों के अलावा जो चौथी चीज की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन, यानी श्रृंखला अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ कि ये जब तीनों चीजें निश्चित अनुपात में मिली तो आग तो लगी, लेकिन इस अणु से और इस अणु तक लास्ट तक पहुंचने के लिए, यानी इस लकड़ी को पूरी जलाने के लिए चेन रिएक्शन की जरूरत होती है, तब जाके लकड़ी पूरी जलेगी। मतलब क्या हुआ कि इस अणु पे ये जो प्रक्रिया हुई है ये इस अणु पे दोबारा होनी चाहिए, इस अणु पे भी दोबारा होनी चाहिए, ऐसे लगातार ये प्रक्रिया चलेगी, तभी ये हमारी पूरी लकड़ी जल पाएगी। और इसी को बोलते हैं आग का चतुर्भुज सिद्धांत, फायर टेट्राहेड्रन थ्योरी। यानी निरंतर आग, वो क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि निरंतर आग को जलाए रखने के लिए कौन सा सिद्धांत बताया गया है, कौन सा सिद्धांत काम में लिया जाता है, वहां पे हम बोलेंगे चतुर्भुज सिद्धांत। और अगर पूछा जाए कि चतुर्भुज सिद्धांत में किस चीज का उल्लेख किया गया है, वहां पे आता है चेन रिएक्शन, यानी श्रृंखला अभिक्रिया। हर अणु पे बार बार रिपीट होना, आग को निरंतर जलाए रखने के लिए हमारी चेन रिएक्शन को दर्शाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं और इस बात को पूरा कर सकते हैं। अब उसके आगे हम बात करते हैं, हमने फायर पढ़ा, आग लगती कैसे है। अब उसके बाद में बात करते हैं आग के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फायर।
और ये जो टॉपिक है ये मैं सबसे डिफरेंट पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारी जगह आपने अलग अलग पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आग के प्रकार, यानी आग लगेगी तो उसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, या पूछा जाएगा कि कौन सी क्लासिफिकेशन में आती है या कौन सी क्लास में आती है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी सारणी बनाने जा रहे हैं जो 3 भागों में डिवाइड है और इसका अलग अलग सभी का मीन होगा। तो इसमें सबसे पहला जो आता है कि मुख्य रूप से आग कितने प्रकार की होती है, या अगर आपको कोई डायरेक्ट पूछ ले कि आग कितने प्रकार की होती है, तो हम वहां पे बताएंगे आग 4 प्रकार की होती है। यानी आग जो है 4 टाइप्स की होती है, जो हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास और डी क्लास। लेकिन हम क्या करते हैं, यूएस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, एनएफपीए नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। जब हम नोट्स बनाएंगे तब हम पढ़ेंगे। यह जो संस्था है यह है पूरे विश्व भर में फायर सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो एनएफपीए के आधार पर यदि पूछा जाए, स्पेशल क्वेश्चन आता है कि एनएफपीए के आधार पर आग कितने प्रकार की होती है, तो वहां हम पढ़ेंगे आग 5 प्रकार की होती है। जिसमें क्या आएगा, ये सारी चीजें आएंगे, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। यानी ये जो चारों की चारों हैं ये तो सेम एज इट इज आपको ऐसे मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आजकल जो ज्यादा देखने को मिली है के क्लास। के क्लास का मतलब होता है किचन फायर। ये किस लिए ऐड किया गया कि भारत में मुख्यतः रूप से आग जो लगती है घरों में वह किचन से, यानी रसोई घर से लगती है। आपका एलपीजी गैस सिलेंडर हो गया, आप खाना बनाते टाइम आप तेल को गर्म करके छोड़ देते हैं, इसकी वजह से सबसे ज्यादा आग लगती है। इसलिए के क्लास फायर को एनएफपीए ने ऐड किया गया। तो आपसे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य रूप से आग कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की, और एनएफपीए के आधार पर आग कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की। अब बात करते हैं एक्सटिंग्विशर के चिन्ह के आधार पर। शायद ये क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटिंग्विशर के चिन्ह के आधार पर आग कितने प्रकार की, तो यहां पे आएगा 3 प्रकार की। और वो कौन कौन सी होती हैं, ए क्लास फायर, बी क्लास फायर और सी क्लास फायर। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो आप सभी को पता है कि अभी पहले अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर होते थे, हर क्लास को बुझाने के लिए, ए क्लास के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, डी के लिए अलग। लेकिन एक नए एक्सटिंग्विशर का जन्म हुआ है जिसको बोला जाता है एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर। यानी यह जो एक्सटिंग्विशर है इन तीनों प्रकार की आग को एक ही एक्सटिंग्विशर के माध्यम से बुझा सकता है, जिसका पूरा नाम होता है मोनो अमोनियम फास्फेट, यानी एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होगा, आपके समय की भी बचत होगी और आपके पैसे की बचत होगी। यानी आपको अलग अलग प्रकार के कोई भी एक्सटिंग्विशर नहीं रखने पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक्सटिंग्विशर के चिन्ह के आधार पर आग 3 प्रकार की होती है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। तो आप सभी को शायद क्लियर हो गया होगा, इसको देख लें अच्छे से और इसको आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी मतलब जितने भी आपको बताया गया ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और के क्लास, ये फायर क्या होती है और इनको कैसे डिवाइड किया जाता है और इसमें कौन कौन सी प्रकार की आग होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए क्लास फायर, यानी ए प्रकार की आग। तो जैसा कि आपको सभी को पता है इसमें ठोस कार्बनिक पदार्थों की आग को शामिल किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं ठोस क्या होते हैं, जिसमें परस्पर अणु एक दूसरे के पास पास हो, जिसमें न के बराबर यानी शून्य के बराबर छिद्र होते हैं, वो कहलाता है ठोस। और कार्बनिक पदार्थ जो जलने के बाद कार्बन का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं हमारे कार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ पे क्या आएगा कि ए क्लास फायर में कि ठोस कार्बनिक पदार्थों की आग को ए क्लास फायर में सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, ऐसे क्या क्या है। जैसे आप सभी को पता है ठोस क्या है, लकड़ी, कोयला, कपास, कागज, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि। ठीक है, अगर इसका बात करें, ये हमारे यहां पे कंपोनेंट होते हैं जो ठोस कार्बनिक पदार्थों में आते हैं। जब ये जलते हैं तो किस प्रकार की आग में शामिल किया जाता है, ए क्लास की फायर में आग में शामिल किया जाता है। यदि इसके चिन्ह की बात करें तो इसको नॉर्मल तरीके से समझने के लिए या पहचानने के लिए यहाँ पे लकड़ी जैसी कुछ छड़ी सी होती है और लकड़ी की जो छड़ी होती है उनमें आग लगाई जाती है। इसको एक तरीके से समझा जाता है कि ए प्रकार की आग होती है। अब बात करते हैं कि फायर की डेफिनेशन में, यानी फायर की दृष्टि से इसको कैसे हम पहचान कर पाएंगे। तो उसमें क्या किया जाता है, एक ट्राइंगल लिया जाता है जिसमें बड़े अक्षरों में ए लिखा जाता है और उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो हरा होता है। यानी
इसके जो बैकग्राउंड में जो कलर भरा जाता है वो हरा कलर का कलर होता है, जिसकी वजह से आप पहचान कर सकते हैं कि यह ए प्रकार की आग है। यानी ए क्लास फायर का जो सिग्नल है, यानी इसका जो चिन्ह है, चिन्ह प्रतीक जो है वो है ऐसा, जिसमें त्रिभुज बना होगा उसमें बड़े अक्षरों में ए लिखा होगा और पीछे बैकग्राउंड का जो कलर है वह हरा होगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब बात करते हैं इसको बुझाने का जो सिद्धांत है वो कौन सा लिया जाता है, यानी यहाँ पे कौन सा सिद्धांत काम में लिया जाता है। जैसा आप सभी को पता है यहाँ पे कूलिंग मेथड काम में लिया जाता है और एक्सटिंग्विशर है वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर काम में लिया जाता है। जो भी मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, एक्सटिंग्विशर बता रहा हूँ, जब हम नोट्स कंप्लीट करेंगे तब इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ए क्लास फायर की ठोस कार्बनिक पदार्थों की आग ए क्लास फायर में आती है, जिसका सिंबल जो है बड़े कैपिटल लेटर में ए लिखा होता है, बैकग्राउंड कलर हरा होता है, जिसके एग्जांपल है लकड़ी, कोयला, जूट, कपास, रबड़ इत्यादि। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं बी क्लास फायर, यानी बी प्रकार की आग। अब बी प्रकार की जो आग होती है वो क्या होती है कि ज्वलनशील द्रव्य पदार्थों की आग। अब इसमें ध्यान रखना, एक जो सब पॉइंट है वो ये है कि द्रव्य में क्या होता है, इस ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्य पदार्थ। लेकिन ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ क्यों बोला गया कि कुछ ऐसे भी द्रव्य पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं है। तो यहां पे क्या बोला गया कि सिर्फ वही पदार्थ जो ज्वलनशील हो, यानी जल सकते हो, फ्लेमेबल हो और वो द्रव हो, उस प्रकार की आग को हम बी क्लास फायर में काउंट करते हैं, यानी बी क्लास फायर में सम्मिलित करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल के रूप में हम माने तो यहां पे क्या होगा, आपका डीजल, यहां पे होगा आपका पेट्रोल, यहां पे आपका ऑयल, यहां पे आपकी ग्रीस, यहां पे वोर्निस और आपके बहुत सारे बाकी ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ। यह होती है हमारी बी क्लास फायर। यानी आपके पास यदि फायर फाइटर है, आपके पास कॉल आता है कि सर ऑयल में आग लगी है, तो हमें पता होना चाहिए कि वह किस प्रकार की आग है, तो उसमें हम काउंट करेंगे बी क्लास फायर में, जिसकी वजह से हम योजना बनाकर उस आग को कम समय में जल्द से जल्द हम उसको आग पर काबू पा सके, इसलिए बी क्लास फायर कहा जाता है। यहां पे जो है इसका जो सिंबल है, जो नॉर्मल सिंबल है वो ये होता है, एक प्रकार से आपके जो पीपी टाइप या ऐसा कुछ बनाया जाता है और उसके ऊपर ऐसे आग लगाई जाती है। इसको हम जो है बी क्लास फायर का चिन्ह मानते हैं, यानी एक तरीके से समझा जाता है कि इसको देख के कि यह बी क्लास फायर है। अगर इसके अलावा हम बात करें स्पेशल रूप से, इसका जो सिंबल है वह एक आयताकार या एक वर्गाकार जो है उसमें बना होता है और कैपिटल लेटर में आपका बी लिखा होता है, यानी कैपिटल लेटर में बी लिखा होता है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, यानी इसका जो पीछे का जो कलर है वो रेड कलर होता है, यानी लाल कलर होता है। क्या होता है, लाल कलर। लाल कलर की वजह से इस बी को समझा जाता है और बी लिखा हुआ होता है, बैकग्राउंड कलर लाल होता है, जिसको हम सिंबल मानते हैं हमारी बी क्लास फायर का, यानी बी प्रकार की आग का। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सटिंग्विशिंग मेथड, यानी बुझाने का कौन सा सिद्धांत लगेगा, तो यहां पे जो है स्मोदरिंग सिद्धांत लगेगा, यानी आग का दम घोटा जाएगा, हमारे फोम डालने के द्वारा परत बन जाएगी, इसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं, अब बात करते हैं कि एक्सटिंग्विशर कौन सा काम में लिया जाता है। तो यहां आप सभी को पता है कि यहाँ पे फोम टाइप एक्सटिंग्विशर काम में लिया जाता है। यह होती है हमारी कंप्लीट बी प्रकार की आग। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे जानते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी प्रकार की आग है। तो हमारा अगला था सी क्लास फायर, यानी सी प्रकार की आग। सबसे पहले बात करते हैं कि सी प्रकार की जो आग है उसमें कई लोग इलेक्ट्रिकल फायर पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और आगे लेके आए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आती है इलेक्ट्रिक फायर, मुख्यतः रूप से इलेक्ट्रिक फायर को ही सी क्लास फायर में सम्मिलित किया गया है, लेकिन गैसेस फायर का पूरे क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी जिक्र नहीं है, कहीं पे भी गैसेस फायर को डिवाइड नहीं किया गया क्लासिफिकेशन में। तो इसमें ऐड होता है गैसेस फायर, यानी विद्युतीय आग तथा गैसीय आग, ये दोनों आग जो है हमारी सी क्लास फायर में सम्मिलित की गई है। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं यह एनएफपीए के अनुसार है।
यानी इलेक्ट्रिकल फायर और हमारी गैसेज फायर है, इनको दोनों को सम्मिलित किया गया सी क्लास फायर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फायर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सभी के घर में बिजली लगी हुई है। कई बार शॉर्ट सर्किट के कारण या किसी अन्य वजह के कारण हमारे घर में आग लग जाती है। तो यहां पे एग्जांपल के रूप में हम मान सकते हैं कि बिजली के उपकरणों में लगी हुई आग या ट्रांसफार्मर की लगी हुई आग, ये हमारी होती है सी क्लास फायर में इंक्लूड होती है। उसके बाद गैसेस फायर। गैसेस में आप सभी को पता है हमारी एलपीजी हो गई, हमारी एलएनजी हो गई, हमारी सीएनजी हो गई, हमारी प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जितनी भी प्रकार की जो गैस है जो जल सकती हैं, ज्वलनशील गैस जो है वो हमारी गैसेस फायर में आती है। यहां पे इलेक्ट्रिक फायर का जो है वो मैं आपको सिंबल बता देता हूं। वो इस प्रकार का एक सिंबल होता है, एक तीर सा होता है, जिसको इलेक्ट्रिक फायर बोला जाता है। इसके अलावा जो गैसेज फायर का जो सिंबल है वो यह होता है कि किसी प्रकार की कोई यहां से सप्लाई आ रही है और उसके बाद उस सप्लाई के ऊपर आग लगना, ये हमारा गैसेज फायर होता है। ठीक है। अब गैसेज जो फायर है यानी सी क्लास की जो फायर है, इसको हम कौन से सिंबल यानी जो ऑफिशियल रूप से चिन्ह प्रतीक होता है, ये हमारा नॉर्मल था जिसको अपन देख के बता सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर है। लेकिन उसके बाद हम जो ये है यहाँ पे चिन्ह जो प्रतीक हमारे फायर के अकॉर्डिंग है वो ये होता है कि इसमें एक वृत्त बनाया जाता है और वहां कैपिटल लेटर में सी बनाया जाता है। और इसके अलावा सी बनाने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वह हमारा क्या होता है, नीला होता है। यानी नीले बैकग्राउंड में वृत्त में एक कैपिटल सी यदि लिखा हुआ है तो वह हमारा क्या होता है, सी क्लास फायर कहलाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा एक्सटिंग्विशन मेथड यूज करेंगे, बुझाने का कौन सा सिद्धांत यूज में लेंगे। इलेक्ट्रिकल फायर जो होती है, इलेक्ट्रिक फायर में कौन सा लेते हैं हम, यहाँ पे हम डीसीपी ले लेते हैं, डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर लेते हैं, जो आपकी जो है स्मोदरिंग सिद्धांत पे काम करता है। गैसेस फायर में हम यहाँ पे CO2 ले लेते हैं, जो हमारा स्मोदरिंग सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को रिप्लेस किया। ये चीजें हम सब बाद में पढ़ेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सी क्लास फायर। तो आप सभी को समझ में आया कि सी क्लास फायर जो है वो किस किस की आग को कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर, गैसेज फायर, जिसका मुख्य जो चिन्ह है फायर की दृष्टि से वो वृत्त में बड़ा कैपिटल सी लिखा होता है, जिसका बैकग्राउंड का कलर हमारा नीला होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डी क्लास फायर। डी क्लास फायर का मतलब क्या होता है, यानी कभी भी धातुओं की जो आग है कहीं पे लगती है तो उसको हम डी क्लास फायर में सम्मिलित करते हैं। जैसे क्या होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विभिन्न प्रकार के जो भी धातु होती है जो जल सकती है वो हमारी धातुओं की आग में सम्मिलित की जाती है। अब बात करते हैं कि इसका जो सिंबल है वो क्या होता है। यहाँ पे एक बस ये मेटल लिखा होता है, ऐसा मेटल बना होता है जिसके अंदर कई जगह पे मेटल लिखा होता है और यहाँ पे आग जैसा साइन हो जाता है। यह हमारा सामान्य प्रकार का चिन्ह है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो ऑफिशियल चिन्ह है यानी फायर की दृष्टि से जो इसका चिन्ह है वो क्या आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टार बना हुआ होता है, यह स्टार बना है और इसमें डी लिखा हुआ होता है तथा हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमारा येलो होता है। यानी येलो बैकग्राउंड के कलर में एक स्टार बना होता है जिसमें डी लिखा हुआ होता है, वो हमारी डी क्लास फायर को दर्शाता है। ठीक है। तो यह था डी क्लास फायर, यानी किसी भी प्रकार की धातुओं की आग वो हमारी डी क्लास फायर में थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज में लिया जाता है, यानी कौन सा अग्निशामक यंत्र। तो आप सभी को पता है धातुओं की आग है, आप पानी नहीं डाल सकते और ये स्पेशल नोट डाला जाता है कि डी क्लास फायर पर कभी भी पानी नहीं डाला जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी डालेंगे क्रिया करेगा और विस्फोट हो जाएगा। इसलिए एक्सटिंग्विशर जो है एक डीसीपी में ही एक स्पेशल एक्सटिंग्विशर आता है जिसको बोला जाता है TEC, टर्नरी इथेटिक क्लोराइड। ये हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें जो एक्सटिंग्विशिंग मेथड यानी बुझाने का जो सिद्धांत जो लगता है वो भी लगता है स्मोदरिंग। यानी यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो मेटल है इसके ऊपर एक पाउडर डाला जाता है जो गर्म होने के बाद इससे क्रिया करके इसके ऊपर एक परत बना लेता है और हमारा जो ये वायुमंडल है
वायुमंडल से जो ऑक्सीजन इसको मिल रही थी उसकी सप्लाई को काट देता है और कुछ समय पश्चात हमारी आग बुझ जाती है। तो यह थी हमारी डी क्लास फायर। इज दैट क्लियर? इसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी के क्लास फायर है, लास्ट फायर जो है के क्लास फायर, इसको बोला जाता है किचन फायर, यानी रसोई घर की आग। अब इसमें क्या क्या आता है कि हम खाना जब पकाते हैं तो हमारा तेल गर्म होने के कारण आग लग जाती है। उस प्रकार की आग को किसमें सम्मिलित किया जाता है? के क्लास फायर में सम्मिलित किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो आग है वो रसोई घर में लगती है। रसोई घर की आग को इसीलिए स्पेशल के क्लास फायर में डिसाइड किया। ट्रांस फैट फायर जो है ये भी के क्लास फायर में आती है और इसको स्पेशल के क्लास फायर का जो सिंबल है वो एक षटकोणीय डायग्राम बना होता है और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में के लिखा होता है और उसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो हमारा क्या होता है? ब्लैक होता है। तो कहीं पे भी आपको एक षटकोणीय आकृति कहीं पे दिखे और बड़े अक्षरों में के लिखा हुआ दिखाई दे तो उसका मतलब क्या है? वह हमारी के क्लास फायर है, यानी रसोई घर की आग है। तो ये ध्यान रखें, के क्लास फायर को अभी ऐड किया गया है तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो कि कोई हमें के पढ़ा रहा है, कोई हमें सिर्फ 4D तक ही पढ़ा रहा है। तो ये सिर्फ NFPA के अकॉर्डिंग है, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। तो आप सभी को समझ में आया कि किस किस प्रकार की आग जो है वो हमारे क्लासिफिकेशन में आती है, कौन कौन सी आग होती है। एक फायर फाइटर को आग का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आग का पता होने के बाद ही वह योजना बना पाएगा किस प्रकार की आग को किसके द्वारा कम समय में और पूर्ण तरीके से जनधन की हानि होने से बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिए कि हमारा जो षटकोणीय आकृति में के लिखा होता है और उसको जो काला जो बैकग्राउंड उसमें दिखाया जाता है और वह के क्लास फायर कहलाता है। ठीक है, तो हमारी जो है आग हमने पढ़ा क्या है, उसके बाद आग के प्रकार पढ़ा। अब पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ फायर, या कई लोग इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑफ फायर। यानी बात करें हिंदी में तो आग फैलने के प्रकार, यानी आग किस किस तरीके से फैलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है, तो वह जो है यह 3 प्रकार का होता है। यानी ट्रांसमिशन ऑफ फायर या स्प्रेड ऑफ फायर 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला है कंडक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संचलन। उसके बाद हमारा जो होता है कन्वेक्शन, जिसको बोला जाता है संवहन। और उसके बाद थर्ड जो हमारा है वो है रेडिएशन, यानी विकिरण। अब हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कंडक्शन की, संचलन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संचलन जो है वो ठोस पदार्थों में होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखें कि ठोस पदार्थों में ही कंडक्शन होता है, संचलन होता है। और ठोस पदार्थों में कैसे होता है? 70 से 80% जो भाग है वह कंडक्शन के माध्यम से ठोस पदार्थों में स्थानांतरित होता है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कैसे, कि ये मान लो कोई भी लोहे की क्या है, रोड है। अब रोड में क्या होता है, परस्पर ठोस पदार्थ है, तो इसका मतलब क्या होगा, परस्पर अणु एक दूसरे के पास होंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फ्लेम दी यानी हीट दी और इस यहाँ पे इस कण पे क्या हुआ, यह जो अणु है ये गर्म होना स्टार्ट हुआ। आप कभी भी जब रोड को या सरिये को कभी भी गर्म करते हैं, एक हिस्से से गर्म करते हैं तो वह दूसरे हिस्से तक अपने आप गर्म होके निकल जाता है, यानी दूसरे हिस्से तक अपने आप गर्म हो जाता है। तो इसलिए कैसे होता है कि यहाँ पे जो अणु है इसको हमने हीट दी, ये गर्म हुआ, उसके बाद क्या करेगा, यह ठंडे अणु को गर्म कर देगा, यानी इसकी जो गर्मी है वो स्थानांतरित हो रही है। ये फिर ये अणु गर्म हो जाएगा, ये आग पकड़ लेगा, फिर उसके बाद ये जो गर्म अणु है ये हमारा किसी ठंडे अणु को फिर से गर्म कर देगा, फिर ये जला, उसके बाद ये ठंडे अणु को गर्म करा, ये जला। ऐसे प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसी प्रकार से हमारी जो कंडक्शन के माध्यम से हमारी जो ठोस पदार्थों की आग है वह फैलती है। लकड़ी का जलना भी कंडक्शन का ही उदाहरण है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लकड़ी जलती है, वो कंडक्शन का उदाहरण है। उसके बाद में मैं फटाफट से, टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं फटाफट इसको कंप्लीट करना चाहूंगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, ये द्रवीय पदार्थों की जो आग होती है और गैसीय पदार्थों की जो आग होती है इसको फैलने में सहायक करता है कौन, कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि मान लो किसी भी
कटोरे में या किसी भी कोई भी पदार्थ आपका जो भी कोई भी कटोरा है या कोई भी एक आपका इक्विपमेंट है जिसमें हमने क्या किया, पानी लिया और इसको हमने यहां से क्या किया, गर्म किया। अब कई बार आपने देखा होगा कि यहां से पानी गर्म करना, ये पानी उबलना, यहां से उबलता है बहुत भयंकर तरीके से। इसमें क्या होता है, कौन सी विधि होती है, कन्वेक्शन। वो कैसे होता है कि जब भी हमने आग दी तो यहां नीचे के जो अणु है ये क्या हो गए, गर्म होना स्टार्ट हो गए। अब गर्म अणु क्या करते हैं, हमेशा गर्म अणु ऊपर की ओर जाते हैं और ठंडे अणु नीचे की ओर आते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसी विधि के माध्यम से हमारा पानी उबलता हुआ दिखाई देता है बीच में से, ठीक है, क्योंकि ठंडे अणु ऊपर, गर्म अणु ऊपर, ठंडे अणु नीचे, गर्म अणु ऊपर, ठंडे अणु नीचे, ऐसे ही प्रक्रिया लगातार चलती है जिसकी वजह से हमारा पानी उबलता हुआ दिखाई। सभी द्रव्य पदार्थों की आग जब फैलती है इसी माध्यम से फैलती है। गैसीय पदार्थों में क्या है, किसी भी कमरे में या किसी भी पात्र में मान लो ये हमारे गैसीय अणु है, इसको हम नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यानी उष्मा दे रहे हैं। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे जो अणु है वो गर्म होना स्टार्ट होंगे और गर्म अणु कहां जाएंगे, ऊपर, और ठंडे अणु नीचे। तो द्रवीय पदार्थों में और गैसीय पदार्थों में जो आग है वह कन्वेक्शन यानी संवहन विधि से ही फैलती है। यह आप नोटिस कर ले। और यहाँ पे जो आपके जो विधि जो है, यानी जो आपकी आग जो है ट्रांसफर होती है द्रव्य और गैस में, वह 12% भाग स्थानांतरित होती है। आपके जो कंडक्शन में कितना हुआ था, 70 से 80%, और यहाँ पे क्या होगा, आपका 12% भाग यहाँ पे स्थानांतरित होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम, वो है हमारा रेडिएशन। आप सभी को पता है रेडिएशन क्या होता है, सूर्य से निकलने वाली किरणों से जो अपन को गर्मी प्राप्त होती है उसको अपन रेडिएशन बोलते हैं। यानी इसमें किसी भी माध्यम की हमें आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम का मतलब क्या होता है, यहां पे अब से पहले क्या कर रहे थे हमें ठोस चाहिए होता है, ठोस में पदार्थ में स्थानांतरण हो रही है गर्मी, अब फिर कभी द्रव फिर कभी गैस, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी माध्यम नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, हमारा जो सूरज है उससे जो निकलने वाली जो किरणें हैं या उसकी जो गर्मी है हमारी धरती तक फैलती है, धरती तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारे घास फूस में या अन्यतर जगह पे कई बार में आग लग जाती है। वो रेडिएशन के माध्यम से क्रिया स्थानांतरित, और यहाँ पे 8% भाग जो है स्थानांतरित होता है आग में, ठीक है। जैसे आप सभी ने एग्जांपल होगा, जब हम छोटी क्लासेस में थे हम सूरज की तरफ एक लेंस करके रखते थे और हमारे कागज पर उसका एक जगह फोकसिट डालते थे। उसमें क्या होता है कि मान लो इस सूरज से विभिन्न प्रकार की किरणें निकली जिनका 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, यानी विभिन्न प्रकार का ताप हुआ। जब हम यहाँ बीच में कोई भी लेंस रखते हैं तो लेंस का काम क्या होता है, 8-10 किरणों को एक जगह पे एक बिंदु पे फोकसित करना। अब सोचिए इस कागज का जो ज्वलनांक बिंदु है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये पहले नहीं जल रहा था, क्यों, क्योंकि अलग अलग तरीके से यानी विभिन्न प्रकार की अलग अलग पृष्ठ पे यहाँ पे विकिरणें पड़ रही थी। लेकिन लेंस जब लगता है तो ये इन्हीं 8 जितने भी किरणें हैं, 8-10 किरणें हैं, इनको एक जगह पे फोकसित कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो गया और हमारा यहाँ पे कागज जलना स्टार्ट हो गया। तो लेंस के द्वारा सूर्य के माध्यम से कागज को जलाना रेडिएशन का उदाहरण कहलाता है। उसके अलावा जो उदाहरण है, आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखे होंगे जहां पे कांच लगे होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है, किरणें जो है कांच पर डलती हैं, वहां से एक जगह फोकसित होकर कहीं पे भी दूसरी जगह पे गिरती हैं, किसी भी घास फूस पर गिरती है जहां का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और घास फूस में आग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है हमारा रेडिएशन का उदाहरण। तो बात करेंगे स्प्रेड ऑफ फायर, यानी आग कितने प्रकार से फैलती है, 3 प्रकार से, संचलन, संवहन और विकिरण। तो यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो या डेमो वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे डेमो वीडियो पसंद आया है तो हमारे ऑनलाइन बैच में एंट्री करिए, जिसकी फीस मात्र 2499 है। और यह मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं या मैं आपको वादा दिलाता हूं, इसी प्रकार से ये कुछ भी नहीं है, ये 10% है। इसके अलावा मैं आपको हर एक टॉपिक बेसिक 0 से स्टार्ट करवाऊंगा और आपको हीरो तक लेके जाऊंगा। और इस वैकेंसी में आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो सभी दोस्तों का, सभी विद्यार्थियों का प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।